नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वो आईएनएस विक्रांत को लेकर आ रही है। दोस्तों देश का सबसे बड़ा युद्धपोत स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएसी विक्रांत अगले महीने भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। बता दें कि विक्रांत को भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अगस्त में नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये विमान वाहक पोत हिंद महासागर में भारत की नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करेगा, जहां चीन अपनी उपस्थिति को बढ़ाना चाहता है। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि 37,500 टन के विस्थापन के साथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ ये विमान वाहक पोत मिग 29 के जेट लड़ाकू को संचालित करेगा। हालांकि डेक आधारित जो नए लड़ाकू विमान है जिन्हें खरीदना है उसमें अभी कंपटीशन हो रहा है। FA-18 सुपर हॉर्नेट और डैसॉल्ट एविएशन के राफेल M का दोनों ने परीक्षण कर लिए हैं, लेकिन फिलहाल अभी किसी को चुना नहीं गया। लेकिन इसमें भी संभावना ये है कि राफेल M को ही भारतीय नौसेना चुन सकती है। इसके अलावा दोस्तों कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स MS-60 और भारत के स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को भी इससे संचालित किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत भारत को एक चुनिंदा लीग में डाल देगा। केवल अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। हालांकि चाइना ने अभी अपना तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान को लॉन्च किया है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारत सरकार ने अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा वायुसेना स्टेशन को एक सिविल एनक्लेव में अपग्रेड करने का फैसला किया है, जहां से यात्री उड़ानें संचालित की जा सकती है। उत्तर बंगाल के लिए ये दूसरे हवाई अड्डे की लंबे समय से चली आ रही मांग को दूर कर देगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के द्वारा मैनेज किए जा रहे स्टेशन के मौजूदा रनवे का विस्तार करने और नियोजित नागरिक हवाई अड्डे के लिए एक टर्मिनल भवन, प्रशासनिक ब्लॉक, वाहन पार्किंग स्थल बनाए जाने के लिए बंगाल की सरकार से 37.74 एकड़ भूमि मांगी है। यानी दोस्तों हासीमारा वायुसेना स्टेशन रणनीतिक रूप से भारत चीन सीमा के पास स्थित है और इस वायुसेना अड्डे पर तैनात वायुसेना के 101 स्क्वाड्रन में शामिल राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात भी किया गया है। दोस्तों MDL ने फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेसल प्रोटोटाइप FECV को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बता दें कि ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेसल MDL का पहला हाइड्रोजन बोट प्रोटोटाइप है, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और विजय मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी भागीदारी के रूप में मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक 6 पैसेंजर वाली बोट है जिसमें 6 किलोवाट इलेक्ट्रिक ओबियम, 10.2 किलोवाट बैटरी फ्यूल सेल सिस्टम लगा है और ये 500 सिलेंडरों से भरे हुए कंप्रेस हाइड्रोजन के साथ 22 घंटे तक चल सकती है। FCEV एक हरे हाइड्रोजन ईंधन सेल सिस्टम का उपयोग करता है, जिससे कि शून्य विषाक्त उत्सर्जन होता है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है 800 लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल्स को खरीदने के लिए, जिन्हें की बाय इंडिया कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा और इसका इस्तेमाल सर्विलांस, रिकॉग्निजेंस, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के प्लेटून्स और आर्मर्ड कोर के लिए किया जाएगा। बता दें कि इसमें कुछ फीचर्स भी होने चाहिए, जैसे कि ये अपने साथ बैटलफील्ड सर्विलांस, इसके अलावा रडार, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, टेलीस्कोपिक ट्रैकेबल मास्ट और मौजूदा 12.7 mm की जो मशीन गन है वो इसके हैच पर माउंट होनी चाहिए। बता दें कि इन व्हीकल्स का डिजाइन आम नहीं होना चाहिए, बल्कि मॉडुलर डिजाइन होना चाहिए। यही नहीं, इसमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए मामूली बदलाव करके यानी कि सिंपल मॉडिफिकेशन करके इन्हें अपग्रेड किया जा सकता हो। बता दें कि हर साल 300 व्हीकल्स खरीदे जाएंगे और जिस भी कंपनी को ये टेंडर मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 36 महीनों के अंदर इनकी डिलीवरी शुरू करेगी। अगली खबर तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण विकास के तहत HAL ने एक टेंडर जारी किया है, जिसमें कि तेजस मार्क 2 के निर्माण के लिए हैंगर तैयार किया जाना है। बता दें कि HAL की रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर बेंगलुरु में इन्हें बनाया जाएगा। बता दें कि HAL की एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी उपलब्ध है और यहाँ पर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सिमुलेशंस, एनालिसिस टूल, फ्लाइट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। बता दें कि ये जो नया हैंगर होगा वो पूर्णतः समर्पित होगा तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए। दोस्तों अगली खबर तेजस मार्क 1A को लेकर आ रही है। अभी मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि क्योंकि हमें भी जानकारी यही मिली थी कि तेजस मार्क 1A का जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है उसकी पहली उड़ान में अभी देरी हो सकती है, लेकिन भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने इस बारे में खुलासा करते हुए कहा कि तेजस मार्क 1A टेस्ट बेड अपनी पहली फ्लाइट कंडक्ट कर चुका है। बता दें कि HAL तेजस SP-25 का इस्तेमाल फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर कर रही है, जिसे कि तेजस मार्क 1A के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि अगले 30 महीनों के अंदर तेजस मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन को सर्टिफिकेशन मिलेगा सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन से। बता दें कि तेजस मार्क 1A का जो प्रोडक्शन यूनिट्स होंगी
उनमें डुअल पाइलॉन्स और वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड होंगे। बता दें कि मार्च 2024 से तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू होगी और सभी 83 जो तेजस यूनिटें हैं वो 2029 तक डिलीवर कर दी जाएंगी। अगली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो आ रही है स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को लेकर। हालांकि दोस्तों कल आपने देखा होगा कि एक बड़ी उपलब्धि के साथ स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण हुआ। अब कहा जा रहा है कि इसके और कुछ टेस्ट होने के बाद इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा, जिसमें कि 13 टन के ऑटोनॉमस स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल के लिए कुछ हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों कुछ लोग अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि स्विफ्ट यूकैफ डिजाइन में वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं है, लेकिन दोस्तों टेक ऑफ और लैंडिंग वीडियो में देखा जा सकता है कि इसमें वर्टिकल स्टेबलाइजर है, जिस वजह से कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। बता दें कि स्विफ्ट वर्टिकल स्टेबलाइजर के साथ उड़ रहा था, लेकिन दोस्तों डीआरडीओ ने जो फुटेज जारी की है उसमें तो कहीं से भी स्विफ्ट वर्टिकल स्टेबलाइजर के साथ नजर नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों कुछ सेकंड्स के बाद ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इसमें वर्टिकल स्टेबलाइजर लगा था, क्योंकि दोस्तों कैमरे के जिस एंगल से ये वीडियो शूट किया गया था उसमें वर्टिकल स्टेबलाइजर दिखाई नहीं दे रहा था। बता दें कि 13 टन का ऑटोनॉमस अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल टेललेस होगा और फिक्स्ड विंग डिजाइन थ्रस्ट वेक्टिंग नोजल के साथ इंटीग्रेटेड होगा, जो कि एक बेहतर एरोडायनेमिकली डिजाइन कहा जा सकता है। बता दें कि इसका इस्तेमाल स्टेल्थ प्लेटफॉर्म जैसे कि मैन और अनमैन्ड बॉम्बर में भी किया जा सकता है, यानी कि बॉम्बर भी तैयार करेगा भारत आने वाले समय में। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है अमेरिका को लेकर। अमेरिका की ओर से लगातार यूक्रेन को मदद की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका प्रशासन जल्द ही रूस के आक्रमण से लड़ने के लिए यूक्रेन को 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ये जो नई सहायता दी जाएगी उनमें उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, काउंटर बैटरी रडार और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए अतिरिक्त गोला बारूद भी दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों रूस यूक्रेन की लड़ाई लंबी और चलेगी, क्योंकि इस तरीके के जो हथियार अब अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है, ऐसे में आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि युद्ध शांत होने वाला है। दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में अत्याचार कर रहा है, ऐसे में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि पाकिस्तान जिसकी आर्थिक हालत खराब हो चुकी है, वो अब अपनी स्थिति को सुधारने के लिए 19,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले गिलगित और बाल्टिस्तान इलाके को चीन के हवाले करने जा रहा है। असल में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 90,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान को मुद्रा कोष से वित्तीय मदद मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले गिलगित और बाल्टिस्तान के इलाकों को चीन को लीज में देने की तैयारी शुरू कर दी है। कर्ज के लिए गिलगित बाल्टिस्तान को चीन के सुपुर्द करने की तैयारी के तहत पाकिस्तानी सरकार ने इन क्षेत्रों के 52 कानूनों को अपने हाथ में ले लिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार इन क्षेत्रों के जमीन को किसी को लीज पर सौंप सकती है। यही दोस्तों चीन की कंपनियां पहले से ही गिलगित बाल्टिस्तान में खुदाई करने का काम शुरू कर चुकी है। ये खबर अब देश की नहीं बल्कि इंटरनेशनल खबर बन चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो चीनी कंपनियां यहां पर बड़े पैमाने पर खुदाई कर रही हैं। असल में हुंजा में माणिक, मोती और कोयले के 120 लाख मैट्रिक टन के भंडार है। चीन को हुंजा में बड़ी जमीन पहले ही लीज पर मिल चुकी है। अब दोस्तों भारत क्या कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत अब अपनी सुरक्षा तैयारियों को बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत इसको कतई नहीं होने देगा, क्योंकि वो हिस्सा हमारा है जिस पर पाकिस्तान अनाधिकृत कब्जा करके बैठा हुआ है। और ऐसे में अगर कुछ भी गलत होता है या इस तरीके के काम पाकिस्तान करता है तो इस बार कोई दो राय नहीं है कि भारत सीधा लाहौर तक घुस जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका ने अपने आसमान को और सुरक्षित कर लिया है। अब अमेरिका के दुश्मनों की मिसाइल उनके हवाई क्षेत्र में नहीं घुस पाएंगी, क्योंकि मिसाइलों पर अंतरिक्ष से नजर रखने के लिए अमेरिका ने 2 गुप्त सैटेलाइट छोड़ दिए हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों सैटेलाइट्स मिसाइल ट्रैकिंग का काम करेंगे। यहाँ तक कि चीन या रूस या उत्तर कोरिया की कोई भी मिसाइल हमला करती है तो इसकी जानकारी अमेरिका तक सैटेलाइट्स के माध्यम से तुरंत पहुंच जाएगी। ये दोनों ही उपग्रह एटलस 5 रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा स्थित केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किए गए हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने इस मिशन को USSF 12 नाम दिया है। दोनों सैटेलाइट्स को धरती से 35,900 किलोमीटर ऊपर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात किया जा चुका है। दरअसल ऐसा क्यों किया ये भी आप जान लीजिए। रशिया ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से अमेरिका पर हमला करते हुए के विजुअल दिखाए थे, जिसकी वजह से अमेरिका सदमे में आ गया और उसने तुरंत एक्शन लेते हुए मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं, जो कि इस तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करेंगे समय से पहले। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब में आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।